डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास जो साइंस का चैप्टर है धातु विज्ञान, उसके वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सभी इस क्लास को पूरी देखें और अपने नोट्स बनाएं। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं आज, उनको सभी को अपने क्वेश्चन बैंक की तरह से बना लें और नोट्स बना लें, नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी तरह के या इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पहले चैप्टर धातु विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा अलोह मिश्रण है? तो देखिए इसमें क्या पूछा है, अलोह मिश्रण। अलोह यानी कि अलोह होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साथ में वो मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होती है, अपने आप में धातु होती है, तो ये किसी का भी मिश्रण नहीं होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में है Cu। Cu मतलब होता है कॉपर। Cu मतलब क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर भी अपने आप में क्या होती है, धातु होती है। Pb किसका प्रतीक चिन्ह होता है, ये होता है आपका सीसा का। सीसा भी एक धातु होती है और ये होती है पीतल। तो पीतल दो चीज़ों का मिश्रण होती है, एक तो तांबा और प्लस जस्ता। तांबा और जस्ते का दोनों का मिश्रण होती है। और ये कैसी धातु है, पीतल अलोह धातु है। और अलोह धातु होने के साथ साथ क्या है, ये दो धातुओं का मिश्रण है। तो आपका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा पीतल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु का उच्चतम गलनांक बिंदु होगा? कौन सी धातु का उच्चतम गलनांक बिंदु होगा? तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रोमियम, और तीसरा ऑप्शन है वेनेडियम, और चौथा ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो उसके साथ साथ में मैंने देखो इनके क्या लिख दिए हैं, टेम्परेचर यानी कि गलनांक बिंदु लिख दिए हैं। तो पहले का गलनांक बिंदु कितना है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है क्रोमियम, तो क्रोमियम का गलनांक बिंदु कितना है, 1907 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा क्या है, वेनेडियम। तो वेनेडियम का गलनांक बिंदु क्या है, 1910 सेंटीग्रेड। और मोलिब्डेनम का गलनांक बिंदु क्या है, 2623 सेंटीग्रेड। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्चतम गलनांक बिंदु, तो इन्हीं सभी में उच्चतम गलनांक बिंदु किसका है, 3422 सबसे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी धातु, टंगस्टन धातु हमारी हो जाएगी, जिसका सबसे उच्चतम गलनांक बिंदु होगा। गलनांक बिंदु होता है आपका जिस बिंदु पर यानी कि उस धातु को इतना गर्म कर दिया जाता है कि एक ऐसा बिंदु आता है कि वो धातु ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था को प्राप्त हो जाती है, यानी कि द्रव में बदल जाती है। तो उस धातु का वह बिंदु गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डनिंग प्रक्रिया करने से धातु की कौन सी शक्ति बढ़ जाती है? हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब है, हार्डनिंग का मतलब क्या है, कठोर। यानी कि एक धातु में अन्य धातुओं को मिलाने से क्या होती है, वह धातु कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो कठोर प्रक्रिया करने से धातु की कौन सी शक्ति बढ़ जाती है? क्या चुंबकीय शक्ति बढ़ती है? नहीं। क्या भौतिक शक्ति बढ़ती है? नहीं। भौतिक क्या है, ये गुण हैं। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा नहीं, आपका क्या है, भंगुरता। भंगुरता एक ऐसा धातु का गुण है जिसमें यदि कोई धातु है, यदि उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना चाहते हो तो उस पर किसी चीज़ से प्रहार करोगे या फिर किसी मशीन में डालकर उसका पाउडर बना लोगे, तो वह धातु, जिस धातु का या तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या उस धातु का पाउडर बनना, वो किस धातु का गुण कहलाता है? वो कहलाता है आपका भंगुरता। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और पाउडर के रूप में बदलना धातु का भंगुरता गुण कहलाता है। ठीक है, उसके
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का अन्य नाम क्या है? तो माइल्ड स्टील का अन्य नाम क्या होता है? हार्ड कार्बन स्टील। तो हार्ड कार्बन स्टील को क्या कहते हैं? उच्च कार्बन स्टील कहते हैं हार्ड कार्बन को। तो ये नहीं है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या उपयुक्त सभी। तो माइल्ड स्टील का जो नाम होता है वो क्या होती है? माइल्ड। माइल्ड का मतलब होती है यानी कि किसी भी मतलब बहुत मुलायम होती है। तो मुलायम कौन सी धातु कौन सी स्टील को कहते हैं? तो मुलायम स्टील बोला जाता है किसको? लो कार्बन स्टील। कौन सी वाली? लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? लो कार्बन स्टील। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल किस धातु का मिश्रण है? अभी ऊपर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि पीतल किस किस धातु का मिश्रण था। पीतल किस धातु का मिश्रण था? तांबा और प्लस कौन सी थी? जस्ता। तांबा प्लस जस्ता। तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा कौन सा? तांबा प्लस चांदी नहीं है। तांबा और लोहा क्या हो सकता है? नहीं है। तांबा और जस्ता, वेरी गुड। ये वाला ऑप्शन जो तीसरा वाला ऑप्शन है तांबा और जस्ता हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तांबा और स्टील। तो तांबा स्टील है नहीं, क्योंकि हमारा उत्तर कौन सा आ गया? तांबा और जस्ता। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है। क्या दे रखा है? देखिए, नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम की मात्रा किस अनुपात में होती है? तो नाइक्रोम क्या होती है? धातु होती है। और नाइक्रोम किस किस धातु का मिश्रण होती है उसको आपसे पूछा गया है। तो नाइक्रोम में कौन सी धातु है वो दे रखा है क्वेश्चन में। एक तो होती है क्या? निकिल, और प्लस दूसरी कौन सी होती है? क्रोमियम। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? क्रोमियम। तो इसमें ये पूछा है कि नाइक्रोम को दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, एक तो निकिल और क्रोमियम। लेकिन पूछा अनुपात में है कि किस अनुपात में इन दोनों धातुओं को मिलाया जाता है। तो राइट उत्तर कौन सा जाएगा? क्या 70% निकिल और 30% क्रोमियम मिलाया जाता है? नहीं। 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलाया जाता है। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बी वाला। यानी कि 80% इसमें क्या मिलाया जाता है? निकिल, और प्लस 20% इसमें क्रोमियम डाला जाता है। तब जाके ये क्या बन जाती है धातु? नाइक्रोम धातु प्राप्त हो जाती है। और 80 और 20 कितना हो जाता है? 100% के बराबर। अब आपको पता होगा कि 100% नाइक्रोम बन गई, यानी कि कोई भी धातु हो तो वह 100% के बराबर ही काउंट होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हवाई जहाज तथा ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकतर कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकतर कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल उद्योग जो होते हैं उनमें कौन सी धातु प्रयोग होती है? जो हल्की धातु होती है। हल्की कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है। स्टील तो होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी भारी होती है स्टील। उसके बाद है ड्यूरेल्यूमिनियम। तो ये जो है ये एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हल्का होता है, यानी कि 5 गुना तक हल्का होता है एल्यूमिनियम से। तो इसलिए हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल उद्योग में जो जितने भी पुर्जा या बॉडी वगैरह बनती है वाहनों की, या हवाई जहाज़ों की बॉडी जो बनती है वो इसी धातु से बनती है। किससे? ड्यूरेल्यूमिनियम से। ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 90 किलोग्राम एलोह मिश्रण में 90 किलोग्राम एलोह मिश्रण में लगा देंगे, या एलोह मिश्रण में तांबा, टीन और जस्ता 6:1:3 और 1 के अनुपात में है। तो तांबे की मात्रा किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? आपको फार्मूला याद है, बता रखा है क्लास में भी कई बार, अगर जो आप क्लास आए हैं तो क्या फार्मूला था? या कि कुल अनुपात बराबर क्या होता है? कुल राशि।
अब कुल अनुपात से मतलब क्या है कि सारे अनुपात को क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि ऐसे जोड़ेंगे 6 + 3 + 1 और अनुपात को यूनिट कह सकते हैं। तो ये हो गया 6 इतना यूनिट बराबर कुल राशि कितनी है, पूरी धातु है लोह मिश्रण कितना है, 90 किलोग्राम का है, यानी कि 90 kg। तो 6 3 9 और 1 कितना हो गया, 10 यूनिट बराबर 90 किलोग्राम। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 90 kg बटा 10। 0 से आपका 0 कैंसिल, यानी कि 10 से 90 कितनी बार कट गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 9 kg। यानी कि आपका 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 9 kg। आपसे क्या पूछा था, तांबा। तो तांबा कितना यूनिट था आपके पास में, तांबा था आपके पास में, तांबा कितना यूनिट था, 6 यूनिट था तांबे की मात्रा। तो 6 गुणा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आया बच्चों, 1 यूनिट का मान आया है 9। तो 9 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 यूनिट का मान आया था 9 किलोग्राम। तो 6 नाम कितना हो गया, 54 किलोग्राम। तो तांबे की मात्रा कितनी आ गई, 54 किलोग्राम। ऑप्शन आपका सही है ये तीसरा वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप अन्य धातु का भी निकाल सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट का आपको मान पता चल गया। अगर जो पूछता है कि टिन की मात्रा बताइए, तो टिन की कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 गुणा 1 यूनिट का मान कितना है, 9। तो 9 दिया कितना हो गया, 27 किलोग्राम क्या हो जाएगी, टिन। और 1 यूनिट क्या है, उसके अंदर जस्ता है, और 1 यूनिट का मान कितना आया था, 9 किलोग्राम, यानी कि 9 किलोग्राम क्या हो जाएगा, आपका जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा एक उदाहरण है धातु का। तो तांबा उदाहरण पूछ रहा है कि तांबा कैसी धातु का उदाहरण है। तो क्या मिश्रित धातु है, तो तांबा में कोई मिश्रित धातु नहीं है, तांबा अपने आप में एक धातु होती है। तो ये गलत हो गया। अलोह धातु, तो क्या होगा, तांबा एक अलोह धातु है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। लोह धातु, तो लोह धातु उनको कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो तांबे के अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। नॉन धातु, तो नॉन धातु का मतलब क्या होता है, अधातु, यानी कि अधातु की कैटेगरी में आता है क्या, तांबा, नहीं, ये क्या है, अलोह धातु। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी वाला हो जाएगा, अलोह धातु। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, कटिंग टूल किसके बने होते हैं, कटिंग टूल किसके बने होते हैं। तो कटिंग टूल किसके बने होते हैं, यदि काटने वाले यंत्रों को आप नरम, यानी कि नरम स्टील या लो कार्बन स्टील के बना दिए जाएंगे, तो आपके यंत्र वो काम नहीं करेंगे। यदि उनसे कोई भी काम किया जाएगा तो उसकी धार या तो मुड़ जाएगी या टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कटिंग टूल का जो निर्माण होते हैं वो किससे होते हैं, हाई कार्बन स्टील के होते हैं, हाई कार्बन स्टील। यानी कि हाई कार्बन स्टील का मतलब है उच्च कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, ठीक है बच्चों। ना तो लो कार्बन के बनते हैं कटिंग टूल, और ना ही कार्बन स्टील के टूल बनते हैं, और ना ही फॉयल स्टील के बनते हैं, ठीक है। फॉयल स्टील का नाम जो दूसरा है वो क्या होता है, मध्य कार्बन स्टील कहलाता है। इसके नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, कि तांबे का मुख्य खनिज बताइए। क्या बच्चों आप जानते हैं कि खनिज किन्हें कहते हैं। तो खनिज को मैं बताना चाहता हूँ कि खनिज जो होता है तो खनिज एक ऐसा धातु का टुकड़ा होता है जिसमें उस प्रकार की जिसका खनिज होगा वह उसकी जो धातु होगी, जैसे सपोज करिए तांबे का खनिज है, किसका है, तांबे का खनिज है, तांबे का खनिज, यानी कि तांबे के खनिज का एक क्या है, टुकड़ा है, टुकड़ा, ये इस तरीके से एक टुकड़ा है, तांबे का खनिज है ये तांबे का खनिज है, तांबे का खनिज। तो इसके अंदर तांबे की जो मात्रा होगी वो 70 से 78 या 75% के बराबर होती है। यानी कि इस तांबे के टुकड़े में, तांबे के खनिज के टुकड़े में क्या होती है, तांबे की इतनी मात्रा होती है, और बाकी 30% से 25% क्या होती हैं, कुछ अन्य धातु होती हैं और कुछ अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सीखा कि खनिज क्या होता है। तो खनिज वह होता है, यानी कि खनिज एक टुकड़ा होता है जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा
या तो 60 से 70% या 70 से 75% या 80 से 90 के परसेंट इसमें मात्रा पाई जाती है। जैसा उसका खनिज होता है उसको ऐसी कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें खनिज क्या है, कॉपर को कॉपर देखो कॉपर ग्लांस, तो कॉपर ग्लांस क्या है, कॉपर का ये खनिज ही होता है जिससे कॉपर का निष्कर्षण कर लिया जाता है। कॉपर क्या है, अपने आप में धातु है। तो एल्युमिनियम में क्या है, कॉपर नहीं होती है, अपने आप में धातु है। और आयरन क्या है, लोहे को बोलते हैं, तो ये भी धातु कॉपर का खनिज नहीं है। तो आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, कॉपर ग्लांस। ये क्या है, कॉपर का एक अयस्क या कॉपर का एक खनिज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम तत्व को किस द्रव के अंदर रखा जाता है। तो सोडियम तत्व एक ऐसा तत्व है जो थोड़ा क्रियाशील होता है, यानी कि अगर जो उसको खुले वातावरण में रख दिया जाए तो उसका क्षरण होने लगता है। तो इसलिए हम सोडियम तत्व को एक द्रव में रखते हैं, और उस द्रव का आपको नाम बताना है। क्या पानी में रखते हैं, क्या मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्या सरसों के तेल में रखते हैं, या खुले वातावरण में रखते हैं। तो देखो पानी में तो रखा नहीं जाता, क्योंकि पानी पर सोडियम जो है तैरता है, यानी कि ये पानी के अंदर डूब नहीं सकता। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है मिट्टी के तेल में, तो ये आपका सही राइट उत्तर है कि मिट्टी के तेल में सोडियम तत्व को संभाल कर रखा जाता है। यानी कि मिट्टी के तेल को दूसरा क्या नाम है, कैरोसिन का तेल भी बोला जाता है। तीसरा है आपका सरसों का तेल, तो सरसों के तेल में सोडियम तत्व को नहीं रखा जाता, और खुले वातावरण में भी उसको नहीं रखा जाता। तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है कि मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कार्बन। तो कार्बन किससे प्राप्त होती है, कोयला या खानों से। और एल्यूमिनियम क्या होता है, धातु होती है। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम जो होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु होती है। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यदि तीसरा ऑप्शन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, ये गैस है। और कॉपर क्या है, कॉपर है तो धातु, लेकिन कॉपर कहाँ से निकाला जाता है, खानों के अंदर से निकाला जाता है, और बहुत बहुत गहरी खानों के अंदर से निकाला जाता है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही पाई जाती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व की बात करिए, ध्यान दे बच्चे कि तत्व की बात करिए। तो हाइड्रोजन क्या है, आपकी गैस है, तो ये आपका राइट उत्तर नहीं होगा। हीलियम क्या है, ये भी आपकी गैस है, तो ये भी उत्तर नहीं है। लिथियम, तो ये आपका लिथियम तत्व है। और ऑस्मियम, तो ये भी आपका क्या है, तत्व है। लेकिन मैं बात बता दूं आपको कि उसने हल्के तत्व की बात कही है। तो ये जो ऑस्मियम है ये तो क्या है, तत्व सबसे भारी होता है, सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम। और ये सबसे क्या होता है, हल्का तत्व होता है आपका लिथियम। तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, लिथियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि लिथियम तत्व जो होता है वो सबसे हल्की धातु कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। यानी कि अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था कि ऑस्मियम जो है, ये वाला ऑस्मियम क्या तत्व है या धातु है, और ये क्या है, सबसे भारी धातु है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, और तीसरा ऑप्शन है लिथियम, और ये चौथा ऑप्शन है ऑस्मियम। तो सबसे भारी धातु अभी बताई थी कि सबसे भारी धातु क्या होगी, सबसे भारी धातु कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी ऑस्मियम। तो राइट उत्तर आपका ऑस्मियम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से द्रव धातु का नाम बताइए। तो निम्न धातुओं में से कौन सा बताना है, द्रव धातु का नाम बताना है। तो कॉपर क्या होता है, ठोस धातु होती है। स्टील भी ठोस धातु होती है। पारा धातु होती है, लेकिन ये कैसी होती है, ये होती है द्रव। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, सी वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पारा कैसी होती है, द्रव धातु कहलाती है। या पारे से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि कमरे यानी कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु पाई जाती है। तो रूम टेम्परेचर पर भी यही धातु पाई जाती है। यानी कि कमरे का जितना टेम्परेचर होता है, जितना सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर पर ये क्या होती है, धातु पारा जो है वो द्रव रूप में
पाई जाती है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से सबसे अघात वर्तनीय धातु कौन सी है। यानी कि अघात वर्तनीय धातु का मतलब है कि यदि ऐसी कौन सी धातु है जिसको पीट पीट कर हथौड़े से पतली सी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो चांदी को यदि पीटना चालू करते हैं तो वो जब पतली पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती है, तो ज़्यादा पतली करेंगे तो उसकी चादरें फटना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में सोना है, उसके बाद में पीतल है। पीतल को भी यदि पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित करेंगे तो ये भी क्या हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। और तांबा भी ऐसे ही हो जाता है कि फटना शुरू हो जाती है। लेकिन सोना एक ऐसी धातु है कि इसको पतली से पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको पतली से पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस सोने की पतली चादर इतनी पतली बनाई जा सकती है कि इसके आर पार भी देखा जा सकता है। तो हमारी जो होगी अघात वर्तनीय धातु कौन सी है, वो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों व दांतों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व बताइए। हड्डियों व दांतों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व बताइए। तो हमारा हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं, और ये कैल्शियम भी नहीं, सॉरी कैल्शियम ही पाया जाता है आपकी हड्डियों और दांतों के अंदर। कैल्शियम पाया जाता है। ऑस्मियम क्या है, भारी धातु है। तो आज की क्लास में आप केवल इतने ही क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट में गुड लिखें, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन में कोई त्रुटि पाई गई है या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद में आपको उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और क्लास को लाइक कर दें, और चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपने दोस्तों को, साथ पढ़ने वालों को जो ITI कर रहे हैं बच्चे, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। क्योंकि ये चैप्टर जो आपका चल रहा है धातु विज्ञान, तो ये है सब्जेक्ट है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का। और इसी तरह की आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।